एग्ज़ाम दिया आपको 2 दिन हो गया है। किसी भी टॉपिक पे बात करने से पहले आंसर की, डिस्प्यूटेड क्वेश्चन, प्रोबेबल कट ऑफ क्या हो सकती है, उसको देखने से पहले आई वुड लाइक टू से 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। इसको आप ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात यह है कि चाहे पेपर आपका कैसा भी गया हो, अगर आपको यूपीएससी के साइकिल में रहना है तो आपको मेंस की तैयारी स्टार्ट करनी होगी। इस बात पे मंथन करते रह जाओगे कि कट ऑफ कितनी जाएगी और मेरा कितना मार्क्स आ रहा है, कितना मार्क्स नहीं आ रहा है, तो अभी आपका 2 वीक बर्बाद हो जाएगा। जो रिज़ल्ट है वो 30 जून तक आएगा और उससे पहले जो भी 13-14 दिन है उसमें आप कुछ भी नहीं करोगे। और आपको पता है कि इस बार एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ है, तो डैट मीन्स कि प्री और मेंस के बीच का जो गैप है ना वो बहुत कम है। एंड मेंस रिक्वायर्ड लॉट ऑफ हार्ड वर्क। मेंस में आपको बहुत मेहनत करनी होती है, मल्टीपल चीज़ें आपको तैयार करनी है। 1 या 2 दिन रेस्ट ले लो, इनफैक्ट 1-2 दिन का रेस्ट आप डिज़र्व भी करते हो, बट उसके बियॉन्ड आप बार बार कट ऑफ आंसर की के पीछे मत भागना। मेक श्योर करना कि ये वीडियो आपका फाइनल वीडियो हो जहाँ पे आप आंसर की कट ऑफ के बारे में देख रहे हो। इसके बाद ना यूट्यूब पे ना टेलीग्राम पे कहीं भी आप ना आंसर की खोजो ना कट ऑफ खोजो। 10-12 दिन के ही अंदर रिजल्ट आ जाएगा तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, बट जो टाइम आप अभी वेस्ट करोगे वो बहुत कॉस्ट करेगा। देखो, आई नो कि सब लोग आंसर की कट ऑफ के पीछे भागता है, तो इसीलिए किसी एक चीज़ से, किसी एक जगह से आप कट ऑफ देख लो, एक बेसिक आइडिया ले लो, उसके बाद अपना काम करो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप आंसर की या कट ऑफ ना मिलाओ, बिकॉज़ अगर हम पेपर दे के आए हैं तो अर्ज होगा कि हम कितना स्कोर कर रहे हैं, कितना कट ऑफ जा रहा है, खासकर तब जब हम बॉर्डर लाइन पे होते हैं। बट स्टिल आई वुड से कि आप किसी एक की से, किसी एक कट ऑफ से अपना रेंज देख लो, उसके बाद आप मूव ऑन करो, अपनी मेंस की तैयारी करो। क्योंकि प्रीलिम्स क्लियर करके भी कुछ नहीं होगा अगर आप मेंस क्लियर नहीं कर पाओगे, और मेंस के लिए आपके हाथ में बहुत कम टाइम है। इसीलिए जो मैंने आंसर की बनाया है, जो मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊँगा, वो सिर्फ रैंडम गेस नहीं है। बहुत लोगों से बात करने के बाद, काफ़ी लोगों का फर्स्ट हैंड ओपिनियन लेने के बाद हम इस कट ऑफ पे पहुँचेंगे। सो दैट ये वीडियो कट ऑफ को लेके, आंसर की को लेके आपका लास्ट वीडियो। ये तो रही पहली बात कि इरिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग आपको आज से, कल से मेंस के लिए लग जाना है ना। दूसरी बात यह है कि दिस पेपर वॉज नॉट ईजी एट ऑल। जो लोग ये क्लेम कर रहे थे कि पेपर बहुत ईजी है, अब आप देख सकते हो जहाँ पे एग्ज़ाम के दिन कट ऑफ लोग 110, 105 बता रहे थे, अब धीरे धीरे कट ऑफ नीचे आ गई है। मैक्सिमम कोचिंग वाले कट ऑफ इसका 100 से नीचे ही बता रहे हैं। तो देखो, जो मैंने 16 तारीख को ही बोला था ना कि एग्ज़ाम को देख के, पेपर को पहली नज़र में देख के, ऊपर ऊपर से देख के बहुत ईजी लगता है पेपर, बट एक्चुअली क्वेश्चन है क्या, ऑप्शन कैसा सेट किया गया है, ये डिफाइन करता है कि पेपर कैसा आया था। एंड आई एम सेइंग कोट एंड कोट, दिस पेपर वॉज वेरी टफ। हाँ, ये पेपर 2023 से ईजी था, बट ये रिलेटिवली ईजी था। ये कहना कि 2023 से ईजी है और ये कहना कि ये पेपर ईजी है, दो बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। 2023 का पेपर इतना ज़्यादा बेकार, इतना ज़्यादा वेग बनी गया था कि उसके कंपैरिजन में ना कुछ भी अच्छा लगता। इनफैक्ट आप 2022 का पेपर देखो, 2021 का देखो, वो भी आपको इजी लगेगा। बट 2022 में कट ऑफ कितनी गई थी? 88। 2021 में कट ऑफ कितनी गई है? 87। 2020 में कट ऑफ कितनी गई थी? 92। 2019 में कट ऑफ कितनी गई थी? 98। तो ये सारे पेपर ईजी नहीं हैं। द पेपर वॉज लिटरली वेरी टफ, इक्वली टफर है जो हम 2022 में देखे थे, 2021 में देखे थे। उस वक्त भी जो पेपर लोग दिए थे ना, पेपर देख के लोग की हवाइयाँ उड़ गई थी। तो वैसा पेपर ये भी है, बट हम 2023 का पेपर देख चुके थे, इसीलिए ये पेपर हम लोग को ईजी लग रहा था। लेकिन ये पेपर कहीं से भी ईजी नहीं था। भले ही ये पेपर बहुत ज़्यादा वेग नहीं है, बट ये पेपर बहुत ही ज़्यादा फैक्चुअल था। आपको फैक्ट लिटरली रटे होने चाहिए थे। तो देखो, ये सारे फैक्टर्स हैं ना जो कट ऑफ को इम्पैक्ट करेंगे। एक एक करके हम बात करते हैं। 2024 का पेपर वर्सेस 2023 का पेपर कैसा था, हमने बात कर ही ली है। 2023 इतना ज़्यादा टफ था कि उसके कंपैरिजन में ये रिलेटिवली ईजियर था, बट ईजी पेपर नहीं था। सेकंड वन इज़ डिफ़िकल्टी लेवल। इस पेपर में आप देखोगे तो आपको 25 से 30 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो ईजी मिलेंगे, बट इसके अलावा जो 70 क्वेश्चन थे वो आपको मॉडरेट टू टफ मिलेंगे। और यहाँ पे जो मॉडरेट है ना वो फैक्चुअल है, तो कहीं ना कहीं ये मॉडरेट भी ना टफ होते जाता है। फॉर एग्जांपल आप मनी बिल वाला क्वेश्चन देखो, जहाँ पे आर्टिकल 109 के बारे में पूछा था, उसी तरह पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पूछा था, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट के बारे में पूछा था। ये सारे क्वेश्चन भले ही आपको देख के लगे कि मॉडरेट है, बट एक्चुअली ये क्वेश्चन टफ है, क्योंकि एग्ज़ाम में इतना निटिगिटी, इतना फैक्ट को रिकलेक्ट करना कि कौन सा पार्ट है और कौन सा आइटम यूनियन लिस्ट में आता है, ये ईजी नहीं है। तो जिन क्वेश्चंस को हम मॉडरेट क्लासीफाई कर रहे हैं वो क्वेश्चंस भी बॉर्डर लाइन टफ हैं ना। इसके बाद जैसा हमने बात की कि पेपर भले ही वेग नहीं है, बट पेपर बहुत ज़्यादा फैक्चुअल था, जिसकी वजह से जो इसका डिफ़िकल्टी लेवल है ना वो हाई था ही। सोर्सेज को भी अगर हम देखें कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे थे जो हमारे रेगुलर रिसोर्सेज में से नहीं थे। क्वेश्चन टाइप में देखो तो 17 क्वेश्चन जो था वो पेयर वाला था,
44 क्वेश्चन जो था वो 1 2 वाला था। इसके बाद 13 क्वेश्चन जो था वो स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 वाला था। 26 क्वेश्चन जो था वो सिंगल टाइप था, सिंगल ऑप्शन टाइप क्वेश्चन था। तो यहाँ भी देखो आपको 17 पेयर वाले मिलेंगे। 2023 में 48 थे, बट यहाँ पे 17 हैं। 2022 में 6 से 7 थे, और 2022 का कट ऑफ कितना है आपका 88 गया था। यहाँ पे देखो 26 क्वेश्चन ऐसे थे जो सिंगल ऑप्शन वाले थे। ये क्वेश्चन भी काफ़ी टफ हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको या तो आंसर पता होगा या तो नहीं पता होगा। कुछ यहाँ पे टेक्निक नहीं लगता, कोई यहाँ पे लॉजिक नहीं लगता। इसके बाद 4-5 क्वेश्चन ऐसे थे जो मिसलिनियस टाइप के थे। डिफेंस से ही 2-3 क्वेश्चन पूछ लिया था। 1-2 क्वेश्चन और भी थे जो आप नॉर्मली नहीं पढ़ते हो। नेक्स्ट वन इज़ सीसेट फैक्टर। देखो काफ़ी लोग ये बोल रहे हैं कि सीसेट बहुत ईजी आया था, बट वॉट आई फील ना कि सीसेट बहुत ज़्यादा ईजी नहीं था। 2023 के कंपैरिजन में भले ही थोड़ा सा माइल्ड हो, लेकिन आप ये नहीं कह सकते हो कि सीसेट का फैक्टर नहीं रहेगा। कुछ नहीं तो कम से कम 2 से 3 मार्क्स से कट ऑफ को इम्पैक्ट करेगा ही करेगा। सीसेट को आप पूरी तरह से नेगलेक्ट नहीं कर सकते हो। इनफैक्ट आप 2023 का आरसी देखोगे ना तो वो ईजी आया था, बट इस बार का जो आरसी था वो मुझे टफ लगा एज़ कम्पेयर टू 2023। नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ डिस्प्यूटेड क्वेश्चन, डिबेटेबल क्वेश्चन वर्सेस यूपीएससी की। जितने भी आप कोचिंग से आंसर की मिला रहे होगे, कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन का अंतर आ रहा है। 4 से 5 क्वेश्चन का अंतर मतलब 8 से 10 मार्क्स हो गया। मतलब जो भी आप मार्क्स कैलकुलेट कर रहे हो बेस्ड ऑन देयर आंसर की, वहाँ पे 8 से 10 मार्क्स का वेरिएशन आ सकता है। प्लस जो यूपीएससी रिप्रेजेंटेशन मांगती है आंसर की को लेके, तो काफ़ी लोग रिप्रेजेंटेशन भेजते भी हैं, उसकी वजह से यूपीएससी का भी आंसर की बदलता है। आप कैलकुलेट कुछ और करते हो, आपका मार्क्स कुछ और आता है, बट रियल यूपीएससी के की से आपका मार्क्स कुछ और रहता है। तो जो मार्क्स आप अभी कैलकुलेट करते हो उसमें आपको वेरिएशन पक्का मिलेगा। नाउ हम ये देख लेते हैं कि आंसर की क्या है। बेसिकली ये आंसर की मैं टेलीग्राम पे डाल दूँगा, आप इसको डाउनलोड कर लेना। एंड इसको आप डाउनलोड कर लेना बिकॉज यहाँ पे ना एक्सप्लेनेशन भी है, और ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। ये पूरा पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डाल दूँगा, इसको आप एक बार देख लेना। जो जो आंसर यहाँ पे है उसको मिला लेना। उसके बाद आप ये देखना कि जो मैं कट ऑफ आपका बताऊँगा आप उस रेंज में फॉल कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। बट उससे पहले हम यहाँ पे ये देखते हैं कि कितने क्वेश्चन डिस्प्यूटेड हैं। देखो डिस्प्यूटेड भी ना 2 टाइप के हैं। एक तो वो है जहाँ पे यूपीएससी ने चीज़ों को ओपन एंडेड रखा है, चीज़ों को क्लैरिफाई नहीं किया है, चीज़ों को वेग कर दिया है, जिसकी वजह से उसका आंसर डिफरेंट हो सकता है। और कुछ डिस्प्यूटेड ऐसे हैं जहाँ पे यूपीएससी फैक्चुअली रॉन्ग है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो आप, सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन्फ्रेंस फ्रॉम आइसोथर्मल मैप इन द मंथ ऑफ जनवरी। वैसे इसका आप आंसर देखोगे तो ए होगा, और मुझे लगता है यूपीएससी इसका ये मानेगी भी। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे यूपीएससी ने ये स्पेसिफाई नहीं किया है कि यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात हो रही है या फिर सदर्न हेमिस्फीयर की बात हो रही है। लेकिन मुझे यहाँ पे लगता है कि यूपीएससी बाय डिफ़ॉल्ट इसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ही लेके चल रहा है, और इसका आंसर यही होगा। जैसे आप लास्ट ईयर देख सकते हो 2023 में एक क्वेश्चन आया था टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट वाला बिटवीन ओशन एंड कॉन्टिनेंट, तो वहाँ भी यूपीएससी ने स्पेसिफाई नहीं किया था कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहा है या फिर सदर्न हेमिस्फीयर की, बट बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे यूपीएससी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ही लेके चल रहा था। तो उसी तरह ये भी है, एंड आई थिंक यूपीएससी इसका 1 ही देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14। इसको लेके भी मुझे काफ़ी मैसेज आ रहे थे। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, विथ रेफरेंस टू कोरियोलिस फोर्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ आर करेक्ट। पहला बोल रहा है इट इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन विंड वेलोसिटी, दूसरा बोला इट इज़ मैक्सिमम एट द पोल एंड इज़ एब्सेंट एट द इक्वेटर। अगर आप नॉर्मली इसको पढ़ोगे तो आपको दोनों स्टेटमेंट सही लगेगा, बट पहला देखो, पहले में क्या बोल रहा है, इट इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन विंड वेलोसिटी। तो विंड वेलोसिटी के साथ कोरियोलिस फोर्स इंक्रीज़ नहीं होता, बल्कि कोरियोलिस फोर्स का जो डिफ्लेक्शन होता है ना वो इंक्रीज़ होता है। तो यहाँ पे देखो यूपीएससी ने थोड़ा वेग किया है। यू कैन सी हियर द मैग्नीट्यूड ऑफ कोरियोलिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट, फास्टर विंड एक्सपीरियंस, स्ट्रॉन्गर कोरियोलिस डिफ्लेक्शन। तो डिफ्लेक्शन स्ट्रॉन्ग होता है, बट व्हाट आई फील कि यूपीएससी इसको फेस वैल्यू पे ही लेगा, जो लिखा है उतना ही पढ़ेगा, इसको इतना यहाँ पे नहीं सोचेगा। तो इसका आंसर क्या है, बोथ 1 and 2। देखो जिसका जो क्वेश्चन गलत हो रहा है ना, आप क्या करना कि रिप्रेजेंटेशन दे देना। सिर्फ बोलने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, एटलीस्ट आप अपनी तरफ से रिप्रेजेंटेशन दोगे तो मान लो 1-2 मार्क्स से आप रुक रहे होगे, या फिर 1-2 मार्क का जो फ़र्क आ रहा होगा हो सकता है उससे फ़ायदा हो जाए। तो जहाँ भी जिन क्वेश्चंस में आपको डाउट है उसका आप रिप्रेजेंटेशन दे देना, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 20 देखो। मुझे लगता है ये क्वेश्चन यूपीएससी को ड्रॉप करना चाहिए। यहाँ पे इंडियन फ्लाइंग फॉक्स के बारे में पूछ रहा है। पहला आप स्टेटमेंट 2 देखो, द इंडियन फ्लाइंग फॉक्स फीड्स ऑन ब्लड ऑफ अदर एनिमल। ये तो गलत है क्योंकि वो नेक्टर, फ्रूट्स, फ्लावर पे फीड करते हैं, तो आपका सेकंड चला जाएगा। बट देखो पहला क्या बोल रहा है, द इंडियन फ्लाइंग फॉक्स इज़ प्लेस्ड अंडर वर्मिन कैटेगरी इन द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972।
देखो ये पहले वर्मिन थे, बट 2022 में जब WPA अमेंडमेंट एक्ट आया उस टाइम पे जो वर्मिन कैटेगरी है ना उसको रिमूव कर दिया गया है। तो अभी कोई भी मैमल, कोई भी बर्ड, कोई भी एनिमल वर्मिन नहीं है, क्योंकि हमारे WPA एक्ट में वर्मिन कैटेगरी ही नहीं है। तो इस बेसिस पे ये जो स्टेटमेंट है ना वो गलत हो जाता है। अब इंडियन फ्लाइंग फॉक्स जो है वो शेड्यूल 2 में आता है। लेट मी शो यू। यहाँ पे देखो WPA शेड्यूल 2 इंडियन फ्लाइंग फॉक्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 34 देखो, इसमें भी काफ़ी डाउट है कि रडार किसके किसके लिए यूज़ होता है। तीनों होगा, डेट मीन्स ऑल 3 होगा, या फिर 2 and 3 होगा, ओनली 2 होगा। देखो मुझे लगता है इसका तीनों होना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले ही न्यूज़ आई थी, शायद फेब या मार्च की न्यूज़ है, जब रडार का यूज़ फ्लोरिडा में हो रहा था ड्रग डिटेक्ट करने के लिए। तो मुझे लगता है इसका तीनों सही होना चाहिए, बट मोस्ट ऑफ द कोचिंग इसका सिर्फ ओनली 2 दिए हैं, पहले को नहीं माने। लेकिन आई थिंक इसका UPSC भी तीनों ही मानेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो ना कैन भी यूज़ लिखा है, मतलब कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है। और आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे जहाँ पे रडार का यूज़ फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नारकोटिक्स ऑन पैसेंजर एट एयरपोर्ट और इन एयरक्राफ्ट। तो देखो इसका क्या होता है, ये भी एक डिस्प्यूटेड और डिबेटेबल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 42। यहाँ पे स्टेटमेंट 2, 3 सही है, बट स्टेटमेंट 1 जो बोल रहा है, इन इंडिया NBFC कैन एक्सेस द LAF फैसिलिटी, लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी विंडो ऑफ द RBI। देखो शेड्यूल कमर्शियल बैंक और प्राइमरी डीलर जो हैं वो LAF की फैसिलिटी तो अवेल कर सकते हैं, बट NBFC का स्पेसिफिकली कहीं मेंशन नहीं है। मृणाल सर ने आई थिंक इसका तीनों बताया है, बट ये ना डिबेटेबल है, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, इसीलिए इसका C भी हो सकता है और D भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 49। यहाँ पे फॉरेन बैंक्स की बात कर रहा है। इसमें अब स्टेटमेंट 2 देखो, स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है, फॉर होली ओन्ड बैंकिंग सब्सिडरी इन इंडिया एटलीस्ट 50% ऑफ द बोर्ड मेंबर्स शुड बी इंडियन नेशनल। देखो ये हाफ ट्रूथ है, पार्शली ट्रू है, क्योंकि बोर्ड मेंबर्स सिर्फ इंडियन नेशनल क्या PIOs भी हो सकते हैं। लेट मी शो यू। ये देखो RBI की वेबसाइट से ही है। यहाँ पे देखो D पॉइंट, द कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ होली ऑन सब्सिडरी शुड मीट द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट। D क्या बोल रहा है, नॉट लेस देन 50% डायरेक्टर शुड बी इंडियन नेशनल, NRIs और PIOs। जो PIOs होते हैं वो इंडियन नेशनल नहीं होते हैं। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि UPSC इसको क्या मानती है। देखो व्हाट आई फील ना कि जो भी स्टेटमेंट पूरी तरह से गलत नहीं होता है, नॉर्मली UPSC उसको सही मान के ही चलता है। तो मुझे लगता है यहाँ पे UPSC ना B ही बोलेगा, UPSC यहाँ पे इंडियन नेशनल्स को लेके ही चलेगा, इवन तो ये स्टेटमेंट जो है वो पुअरली फ्रेम्ड है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 70। ये भी काफ़ी डिबेटेबल क्वेश्चन है, काफ़ी डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है, और यहाँ पे भी UPSC क्या बोलता है उसी पे डिपेंड करेगा कि इसका राइट आंसर क्या है। देखो यहाँ बोल रहा है कि द नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल was established by North Eastern Council Act 1971. Subsequent to the amendment of NEC Act 2002, the council comprises which of the following। तो 2002 के अमेंडमेंट के बाद काउंसिल में कौन कौन से मेंबर हैं। पहला, दूसरा, तीसरा तो सही है, ये 3 तो मेंबर हैं ही, बट चौथा ना होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये एक्ट में स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है। एक्ट क्या बोलता है यहाँ पे देखो, एक्ट ये बोलता है कि द प्रेसिडेंट मे इफ़ ही डीम्स इट नेसेसरी नॉमिनेट अनदर मेंबर ऑफ द काउंसिल टू एक्ट एज वाइस चेयरमैन ऑफ काउंसिल। अभी आप देखोगे तो जो होम मिनिस्टर हैं वो चेयरमैन हैं, बट एक्ट में कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि होम मिनिस्टर जो हैं वो काउंसिल के मेंबर होंगे। इसीलिए मुझे लगता है इसका आंसर ए होगा, क्योंकि डायरेक्टली एक्ट में होम मिनिस्टर का नाम मेंशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 89। यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट देखो क्या बोल रहा है, नो वाटर एंटर्स द डेड सी फ्रॉम द रिवर। मोस्ट ऑफ द कोचिंग, ऑलमोस्ट सभी कोचिंग ने इसका बोथ 1 and 2 दिया है। ये भी सही है, ये भी सही है, बट इवन अगर आप मैप देखोगे या फिर आप ऑनलाइन भी पढ़ोगे तो आपको बहुत सी छोटी छोटी रिवर मिलेंगी, सीजनल रिवर्स मिलेंगी जो रेड सी में जाती हैं। जैसे ये देखो, ये आपकी बरका रिवर हो गई, ये दमास रिवर हो गया, ये वोकीरो रिवर हो गया, हद्दास रिवर हो गया। इसी तरह काफ़ी छोटी छोटी रिवर्स जो हैं वो रेड सी में जाती हैं। अब देखो UPSC इसका क्या मानता है, सारी कोचिंग्स इसका बोथ 1 and 2 दी हैं, बट मुझे लगता है इसका ओनली 1 होना चाहिए। आप 2023 में देखोगे तो एक क्वेश्चन आया था इस टाइप का, जहाँ पे नो मरकरी ट्रेसेस वाली बात की गई थी, उसको UPSC ने गलत माना था। बट आप नेट पे देखते तो आपको सेम टू सेम लाइन काफ़ी जगह मिल जाता, जहाँ पे नो मिनिमम लेवल ऑफ मरकरी की बात कर रहा था। देखो यहाँ पे UPSC अगर सिग्निफिकेंट रिवर देता तब तो स्टेटमेंट ये सही हो जाता, बट यहाँ पे रिवर की बात किया। अब वही बात है ना कि UPSC इसको इंटरप्रेट कैसे करता है। नॉर्मली इंटरप्रेट करेगा तो उसका दोनों सही हो जाएगा, इसको वर्ड टू वर्ड लेगा तो उसका ये गलत है और ये सही हो जाएगा। अब लेट्स सी इसका UPSC क्या आंसर देता है। सो ये तो रहे आपके डिस्प्यूटेड क्वेश्चन, और आप इस PDF को टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, इसके बाद आप आंसर की मैच कर लेना, आंसर कितना आ रहा है आपका। ना हम कट ऑफ की बात करते हैं, लास्ट के 5 साल का कट ऑफ आप देखो कितना था।
2023 में 75 गया था ऑलमोस्ट, 2022 में 88, 21 में 87, 20 में 92, 19 में 98, 2018 में भी 98 गया था। मतलब पिछले 6 साल को आप देखो तो यूपीएससी का कट ऑफ 100 क्रॉस नहीं किया है। लास्ट बार जब यूपीएससी का कट ऑफ 100 क्रॉस किया था तो वो 2017 में किया था, जब कट ऑफ कितनी थी तो 105 प्लस कुछ थी। और इतना तो हम कह सकते हैं कि 2024 का जो पेपर था वो 2017 के लेवल से तो बहुत ऊपर था। जीएस भी बहुत ऊपर था, सीसेट भी बहुत ऊपर था। 2017 में आपके पास 16-17 पेयर वाले क्वेश्चन नहीं थे, तो जो 100 प्लस रेंज है ना वो कभी क्रॉस नहीं करेगी ना। देखो हमने टेलीग्राम पे एक पोल किया था और इस पोल में ऑलमोस्ट देखो यहाँ पे 32,000 लोगों ने वोट किया है। इस पोल के हिसाब से आप देखो तो 18% लोग ऐसे हैं जिनका 75 से भी नीचे आ रहा है, बट उसके बाद जो मेजॉरिटी ऑफ जनता है वो यहाँ पे है। उसके बाद आप एक चीज़ और देखो, 8% लोग ऐसे हैं जो ये बता रहे हैं कि 100 प्लस आया है। तो देखो सिर्फ इस पोल के बेसिस पे आप कट ऑफ डिसाइड नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे सीसेट का फैक्टर चिप इन नहीं किया गया है। इसके बाद जो डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है, जो डिबेटेबल क्वेश्चन है वो यहाँ पे नहीं आए हैं। आंसर की कैसे मिसमैच होगा, आंसर की कैसे बदलेगा, उसको यहाँ पे फैक्टर इन नहीं किया गया है। इसके बाद काफ़ी लोग ऐसे भी होते हैं जो एग्ज़ाम नहीं भी दिए होते हैं, उसके बाद भी वो पोल पे कहीं भी क्लिक कर देते हैं। तो ऐसी मल्टीपल चीज़ें हैं जो पोल के रिज़ल्ट को अफेक्ट करती हैं, बट उसके बावजूद भी आपको एक मोटा मोटा आइडिया लग जाता है। नाउ बेस्ड ऑन दी पोल, बेस्ड ऑन ऑल दिस फैक्टर जो हमने बात की, बेस्ड ऑन जो कोचिंग के आंसर कीज़ में डिस्क्रिपेंसीज़ हैं, जो यूपीएससी का आंसर है, जो यूपीएससी का की है वर्सेस जो डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है, उनको फैक्टर इन करने के बाद व्हाट आई फील कि इस साल का कट ऑफ ये रहेगा। जो जनरल है यूआर हैं 89 +-2, ईडब्ल्यूएस का देख लो आप 82 +-2, ओबीसी 87 +-2, एससी 74 +-2 और एसटी 69 +-2। सो आई फील कि आपका कट ऑफ इतना ही रहेगा बेस्ड ऑन जो हमने मल्टीपल लोगों से बात की है, बेस्ड ऑन जो हमने वेरियस क्राइटेरिया को फैक्टर इन किया है। आपका कट ऑफ जनरल का यूआर का 89 +-2 इसी रेंज में होना चाहिए। आप क्या करना कि ये जो आंसर किया है मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप इस टेलीग्राम से अपना आंसर मैच कर लेना और फिर देखना कि आपका कट ऑफ इसके बीच आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और देखो यहाँ पे आपको कौन सा आंसर मैच करना है। जो क्वेश्चन डिस्प्यूटेड है, जिन 2 ऑप्शन में डिस्प्यूट है, मैंने उनके दोनों आंसर्स को 2 कलर से हाईलाइट किया है, बट जब आप मार्क्स कैलकुलेट करोगे तब आप इस पीले वाले को सही मान के चलना। फॉर एग्जांपल जैसे इसी क्वेश्चन में जब आप मार्क्स कैलकुलेट करना तो आप करेक्ट आंसर ए को मानना, डी को मत मानना। डिस्प्यूट दोनों में है, बट आप मार्क्स कैलकुलेट करने के पर्पज़ से ए को सही मानना। ना देखो ये तो आपकी कट ऑफ रही। इसके बाद आपको क्या करना है, आप एक बार मिला लो, देख लो आपका कितना आ रहा है। चाहे इस रेंज में आए या ना आए, आपको मेंस के लिए लग जाना है, क्योंकि जो मैंने बोला ना कि अगर आपको इस साइकिल में रहना है तो आपको मेंस की प्रिपरेशन करनी होगी। आपने खुद देखा कि 3-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो डिस्प्यूटेड हैं, जिसका हो सकता है आंसर आप कुछ और कैलकुलेट करो, मार्क्स कुछ और कैलकुलेट करो और यूपीएससी उसका कुछ अलग आंसर दे दे, तो 5-6 इवन 8 मार्क्स तक वेरिएशन आ सकता है। और इस चक्कर में आपको 10-12 दिन बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि मान लो अगर आपका प्री क्लियर हो गया तो मेंस के लिए आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। डैट इज़ वाई स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर मेंस राइट नाउ। चाहे आपका प्री क्लियर हो रहा हो या ना हो रहा हो, आपको आज से अभी से मेंस के लिए लग जाना है।